एक बहुत ही खूबसूरत महिला जो बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ती है कि आखिरकार एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई खुल कर के सामने आती है जिसको सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी एकदम से चौंक जाते हैं। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये आपको भी कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, दरअसल यह घटना होता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है भिंड, और इसी भिंड जिले के सरकारी अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर रितुदमन भदौरिया, जो मूल रूप से ग्वालियर शहर का रहने वाला होता है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ पिछले साल 30 अगस्त के दोपहर के करीब 3 साढ़े 4 बजे के आसपास की। डॉक्टर रिपू जो अपने कैबिन में बैठ करके मरीजों को देख रहे थे, तभी उनके कैबिन के भीतर एक बहुत ही खूबसूरत महिला एंट्री करती है, जो बहुत ही टाइट फिटिंग जींस और टी शर्ट पहन रखा था। डॉक्टर रिपू जब उस महिला को देखते हैं, बाकी मरीजों के तहत उसको अपने आगे सीट पे बिठाते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि बताओ तुम्हें समस्या क्या है। इस पे महिला डॉक्टर रिपू को जवाब कि डॉक्टर साहब, मेरा नाम मनीषा पाल है। दरअसल मेरे सीने में काफी जोर जोर से दर्द हो रहा। सीने में दर्द होने की जब बात कहती है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि सीने में किस तरफ दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब इतने ही सवाल करते हैं कि वो महिला तुरंत ही अपना टी शर्ट ऊपर उठा देती है। डॉक्टर साहब जब उस महिला के शरीर को देखते हैं, देख करके एकदम से भौचक्का रह जाते हैं और तुरंत ही मनीषा को जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें किसी लेडी डॉक्टर से दिखाना चाहिए। इस पे मनीषा डॉक्टर को जवाब देते हुए कहती है कि मैं लेडी डॉक्टर से दिखा तो लूंगी, लेकिन फिलहाल हमें कोई दवा लिख दीजिए। डॉक्टर साहब मनीषा से और कुछ और बात करने के बाद उसको दवा लिख देते हैं। उसके बाद से मनीषा उस डॉक्टर साहब के केबिन से बाहर आ जाती है। लेकिन शाम के समय जब डॉक्टर रिपू अपने घर पे आते हैं तो उनके नज़रों के सामने मनीषा की खूबसूरती दिखाई देने लगता है। जैसे तैसे खाना वाना खा करके वो सो तो जाते हैं रात को, लेकिन जैसे रात का करीब आधी रात होता है तो डॉक्टर रिपू के नंबर पे अचानक एक फ़ोन आता है। डॉक्टर रिपू जब उस नंबर को देखते हैं तो उस नंबर देख करके वो पहचान जाते हैं, क्योंकि ट्रू कॉलर पे मनीषा पाल के नाम के साथ साथ उसका फोटो भी दिखाई दे रहा था। अब रात के करीब 1 बजे के आसपास जब कॉल आता है तो देख करके रिपू को भी, डॉक्टर रिपू को काफी अजना चाहते हुए भी वो कॉल उठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही फोन उठाते हैं, उधर से मनीषा कहती है कि डॉक्टर साहब, जो आपने दवा दिया था उसमें मुझे थोड़ा भी आराम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे सीने को जोर जोर से दबा रहा है। मनीषा जब इस तरह की बातें डॉक्टर साहब से कहते हैं तो डॉक्टर साहब ये बात सुन करके उनको समझने में देर नहीं लगती कि मनीषा उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे भी अपने आप को संभालते हुए उसको एक दवा का नाम बता देते हैं और मनीषा से कहते हैं जाकर के सुबह मेडिकल से ये ले लेना और सुबह सुबह ही किसी लेडी डॉक्टर से आप दिखा लेना। और इतना ही सी बात करने के बाद फ़ोन को काट देते हैं। उसके बाद से डॉक्टर रिपू सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं, अपने क्लिनिक पे जाते हैं। अब डॉक्टर रिपू अक्सर मनीषा के बारे में ही सोचते रहते हैं। धीरे धीरे करके करीब 2-3 दिन का समय बीत जाता है। उसके बाद से मनीषा न तो केवल क्लिनिक पे आती है, बल्कि डॉक्टर रिपू को भी कॉल नहीं करती, यानी कुछ भी नहीं करती। लेकिन अगले दिन इधर डॉक्टर रिपू अपना काम खत्म करते हैं, कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर ग्वालियर शहर लौट जाते हैं। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन का समय बीतता है, आखिरकार 4 सितंबर के दोपहर के करीब 2-3 बजे के आसपास मनीषा फिर से डॉक्टर रिपू के नंबर पर कॉल करती है। और डॉक्टर रिपू जब फ़ोन को उठाते हैं, मनीषा कहती है कि जो आपने दवा दिया था उस पे मुझे आराम तो है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार आकर मैं आपको दिखा दूँ। दोबारा जब डॉक्टर रिपू से मिलने के लिए कहते हैं, इस पर डॉक्टर साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि दरअसल मैं इस समय भिंड में नहीं बल्कि अपने घर ग्वालियर शहर में हूँ। लेकिन ग्वालियर में होने की जब वो बात कहते हैं तो यह सुन करके मनीषा भी एकदम से खुश हो जाती है और डॉक्टर साहब को जवाब देते हुए कहती है कि ये काफ़ी इत्तेफाक है कि मैं भी इस समय ग्वालियर शहर में ही हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा वक्त दें, तो मैं आपके घर पे आकर के आपसे मिल सकती हूँ। डॉक्टर साहब से जब उनके घर पे मिलने के लिए मनीषा कहती है तो डॉक्टर साहब इसके लिए तैयार ही नहीं होते। लेकिन मनीषा जब जिद करने लगती है डॉक्टर साहब के सामने, तो आखिरकार डॉक्टर रिपू अपना एड्रेस मनीषा को भेज देते हैं। करीब 1 ही घंटे बाद मनीषा डॉक्टर रिपू के घर पे आ जाती है। लेकिन इस बार जब मनीषा डॉक्टर रिपू के घर पे आती है तो पहले जैसे ही टाइट फिटिंग कपड़े ही नहीं केवल पहनती है, बल्कि बहुत ही बेहतर तरीके से अपना चेहरे को मेकअप कर रखा था, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब डॉक्टर रिपू के घर पे पहुंचती है मनीषा, तो डॉक्टर रिपू काफ़ी इज्जत से मनीषा को अपने घर में बैठाते हैं और किचन से जाकर के 2 गिलास पानी वानी लाते हैं। पानी का गिलास जब मनीषा को देते हैं, मनीषा इस पे हंसते मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे पता था कि आप मुझे
केवल सफ़ेद पानी पिलाओगे, इसीलिए मैं अपने साथ 2 कोल्ड ड्रिंक भी लेकर के आई हूँ। और वो कोल्ड ड्रिंक निकाल करके सामने रख देती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक जब सामने रखते हैं तो डॉक्टर साहब मनीषा की तरफ अजीब निगाहों से देखते हैं। इस पे मनीषा डॉक्टर साहब को जवाब देते हुए कहते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैंने कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी नहीं मिलाया। मैं मार्केट से कुछ सामान खरीद रही थी, लेकिन दुकानदार के पास छूटे पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैंने बदले में 2 कोल्ड ड्रिंक्स ही ले लिया। सोची कि मैं आपके साथ जब तक मैं बैठ कर के बातचीत करूँगी, हम दोनों कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे। जब कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करती है, आखिरकार डॉक्टर रिपू उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेते हैं। लेकिन जैसे कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं, उसके कुछ ही देर बाद डॉक्टर रिपू एकदम से नशे में चूर हो जाते हैं। करीब 2-3 घंटे बाद जब डॉक्टर रिपू होश में आते हैं तो देखते हैं कि मनीषा उनके घर से निकल चुकी है, जा चुकी है। मनीषा को जब अपने घर में वो नहीं देखते हैं, देख करके डॉक्टर रिपू एकदम से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर रिपू को अब डर सताने लगता है कि कहीं मनीषा ने उनके घर में कोई लूटपाट तो नहीं किया है। इसीलिए डॉक्टर रिपू अब अपने घर के सामानों को चेक करते हैं, तो पता चलता है कि घर का सारा सामान अपने अपने जगह पे अस्थिर पड़ा हुआ। आखिरकार डॉक्टर रिपू राहत की सांस लेते हैं और मनीषा को फ़ोन कॉल भी नहीं करते हैं। छुट्टी बिताने के बाद फिर से वो वापस भिंड जिले के अपने सरकारी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे 2-3 दिन का समय और बीतता है, आखिरकार 8 सितंबर को दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास डॉक्टर रिपू के नंबर पे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। डॉक्टर रिपू उस कॉल को उठाते हैं, लेकिन जब से ही डॉक्टर साहब कॉल उठाते हैं, कॉल करने वाला व्यक्ति डॉक्टर रिपू से एक ही बात कहता है कि आज शाम के समय आपके घर पे एक पार्सल पहुंचेगा, जिसके भीतर एक सीडी होगा। उस सीडी को आप देख लेना और देखने के बाद 10 लाख रुपए का आप इंतजाम भी कर लेना। और अगर आप 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फ़ोन करने वाला व्यक्ति आगे कहता है कि मेरा नाम राजा बाबू है और हम आपको कॉल ज़रूर करूँगा। और इतनी सी बात कहने के बाद वो कॉल को काट देता है। फ़ोन कॉल तो कट जाता है, लेकिन ये सारी बातें डॉक्टर रिपू जब सुनते हैं तो सुन करके एकदम से घबरा जाते हैं और आखिरकार बेचैनी के भीतर ही वो शाम होने का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, आखिरकार वादे के मुताबिक डॉक्टर रिपू के घर पे एक पार्सल भी आ जाता है। डॉक्टर रिपू जब उस पार्सल को खोलते हैं, उसके भीतर से एक सीडी निकलती है। उस सीडी को लेकर के जब अपने लैपटॉप पे लगा करके उसको जब चलाते हैं, तो सीडी के भीतर की वीडियो को देख करके डॉक्टर रिपू के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। कहते हैं डॉक्टर उस वीडियो मनीषा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दैहिक संबंध बनाते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं, जिसको देखने के बाद अब डॉक्टर रिपू के चेहरे पे पसीने आने लगते हैं। दरअसल डॉक्टर रिपू को आप समझने में देर नहीं होता है कि अब वो किसी गिरोह के चक्कर में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। डॉक्टर रिपू को ये भी पता चल जाता है कि इस गिरोह में केवल मनीषा ही नहीं बल्कि और कई लोग शामिल हैं, क्योंकि कॉल करने वाला एक पुरुष था। अब डॉक्टर रिपू को ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे क्या। अब डॉक्टर रिपू जब मनीषा के नंबर पे कॉल करती है तो मनीषा कॉल भी नहीं उठाती है डॉक्टर साहब की। अब धीरे धीरे समय जब बीतता है, डॉक्टर साहब जब पैसा तो इंतजाम करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को अब ये भी डर सताता है कि मैं वादे के मुताबिक 10 लाख रुपया तो दे भी दूंगा, लेकिन इसका क्या भरोसा कि अगली बार से वो मुझे परेशान नहीं करेगा और वो वीडियो लोगों के सामने नहीं जाएगा। दरअसल डॉक्टर रिपू का अब ये डर सताने लगता है कि कहीं वो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने पहुंच गया या परिवार वालों के सामने पहुंच गया तो खुद की नौकरी तो जाएगी और समाज में किसी को मुंह तक नहीं दिखा पाएंगे। डॉक्टर रिपू इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि तभी 3 दिन का समय बीत जाता है और 3-4 दिनों के भीतर ही राजा बाबू डॉक्टर के नंबर पे कॉल करके पैसे की डिमांड ही नहीं करता, बल्कि उन्हें तरह तरह की धमकियां भी देने लगता है। आखिरकार डॉक्टर रिपू अब शांत दिमाग से काम लेते हैं, सोचते हैं कि ठीक वैसे भी अब मैं बदनाम की घड़ी पे आ ही चुका हूँ, क्यों ना एक बार पुलिस से मदद मांग कर देखता है। हो सकता है कि शायद इसमें पुलिस कोई मदद करे। यही सोच करके 14 सितंबर को डॉक्टर रिपू ग्वालियर के एसपी आशीष कुमार से जाकर बात करते हैं और एसपी साहब से अपनी पूरी कहानी को बयां करते हैं। एसपी साहब के सामने जैसे डॉक्टर रिपू की पूरी कहानी एसपी साहब सुनते हैं तो उनको भी समझने में देर नहीं होता है कि डॉक्टर साहब किसी गिरोह के चक्कर में बुरी तरीके से फंस गए हैं। इसीलिए अब एसपी साहब क्राइम ब्रांच की टीम को बुलाते हैं और इस केस को दिलीप सिंह के हवाले कर देते हैं और इस केस की जल्द से जल्द जांच पड़ताल करने के लिए क्राइम ब्रांच को दे देते हैं। दिलीप सिंह भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेते ही नहीं, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में डॉक्टर रिपू से अच्छे से पूछताछ करते हैं। पूरी कहानी को सुनने के बाद अब दिलीप सिंह इस केस की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और एक टीम के साथ वो इस जांच पड़ताल करते, साथ ही डॉक्टर रिपू को कहते हैं उस व्यक्ति को कॉल करिए और उसको कहिए कि आकर के वो अपना पैसा लेकर के जाए। साथ ही साथ जो लोकेशन दीजिएगा उस लोकेशन पे हम पहले से छिप करके बैठे होंगे।
दिलीप सिंह जब अपना पूरा प्लान को बताते हैं, इसी प्लान के अंतर्गत अगले दिन 15 सितंबर को डॉक्टर रिपू राजा बाबू के नंबर पर कॉल करते हैं और 10 लाख रुपए देने के लिए अपने बताए हुए लोकेशन पे बुला लेते हैं। वादे के मुताबिक राजा बाबू जब उस लोकेशन पे पैसे लेने के लिए जाता है, वहां पर पुलिस पहले से छिप करके बैठी हुई थी। राजा बाबू को चारों तरफ से घेर लेती है और फिर राजा बाबू गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब राजा बाबू को गिरफ्तार करके थाने लाती है, उससे पूछताछ करती है। राजा बाबू भी सोचता है कि अब पुलिस के मार से बचने के लिए मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना। इसलिए राजा बाबू अब मनीषा के साथ साथ अपने इस गिरोह में एक और व्यक्ति का नाम लेता है, जिसका नाम होता है अनिल वाल्मीकि। राजा बाबू जब इन दोनों का नाम लेता है, पुलिस इन दोनों का एड्रेस लेती है और वहां से अनिल के साथ साथ मनीषा इन दोनों को गिरफ्तार करके भी थाने लेकर के आ जाती है। लेकिन पुलिस वाले जब मनीषा से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि मनीषा का असली नाम मनीषा नहीं बल्कि नेहा कुशवाहा होता है, जो मूल रूप से गुजरात के सूरत शहर के रहने वाली होती है। नेहा जो कि ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं होती बल्कि उसके 2 बच्चे भी होते हैं। नेहा के पति का नाम होता है राम लखन, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उड़ी का रहने वाला होता है। पुलिस को जब राम लखन का पूरा डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस अब राम लखन को भी थाने लेकर के आ जाती है। पुलिस जब राम लखन से पूछताछ करती है तो राम लखन कहता है कि साहब मुझे नहीं पता है कि मेरी पत्नी कौन सा काम करती है। इसलिए पुलिस अब मनीषा से पूछताछ करते हुए कहती है कि तुम्हारे इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं और इस काम को तुम लोग अंजाम कैसे देते हो। इस पर मनीषा जब अपनी पूरी कहानी बताती है तो सच में दोस्तों, इसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल 13 साल पहले गुजरात का सूरत शहर में नेहा और राम लखन की पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के बीच में पहले दोस्ती होती है, बातचीत करते करते प्रेम प्रसंग शुरू होता है और उसके बाद से दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। लेकिन राम लखन जब नेहा से शादी करता है, शादी करने के बाद उसको अपने साथ लेकर के उत्तर प्रदेश के अपने घर पे आ जाता है और फिर जाकर अपनी पत्नी के साथ घर पे वो रहने लगता है। राम लखन जो पेशे से एक ड्राइवर होता है, शादी का जब 1 साल का समय बीत जाता है, नेहा एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चा अब दुनिया में आ जाता है, राम लखन इतना भी पैसा नहीं कमा पाता कि वो अपने घर को बेहतर तरीके से चला पाए। इसीलिए नेहा अपने पति से कहती है कि मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। उसके बाद से अपने ही इलाके के एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करने लगती है। लेकिन नेहा जिस अस्पताल में नर्स की नौकरी करती है, उसी अस्पताल में नेहा की मुलाकात अनिल वाल्मीकि से होती है और फिर अनिल के द्वारा ही राजा बाबू से जान पहचान हो जाती है। इधर राजा बाबू का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है विकास गुप्ता, जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं होता है बल्कि विकास के भी एक बच्चा होता है। दरअसल विकास का भी नेहा से दोस्ती हो जाती है, लेकिन विकास का शादी होने के बावजूद भी उसका अपने ही साली के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन उसकी साली का एक डॉक्टर के साथ में रिश्ता तय हो चुका था, जो विकास किसी भी कीमत में अपनी साली के शादी उस डॉक्टर से होने नहीं देना चाहता था। इसीलिए विकास अब काफी दिनों से परेशान हो रहा था। इसीलिए विकास अपनी परेशानी लेकर एक दिन अपने दोस्तों के पास जाता है और जाकर के कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से नेहा को उस रिश्ता से तोड़वाना, उस डॉक्टर से रिश्ता तोड़वाना है। चारों जब बैठ करके बातचीत करते हैं तभी विकास के दिमाग में एक आइडिया आता है। दरअसल विकास अब यहाँ से कहता है, नेहा से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। उस प्लान के तहत अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो बदले में मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। काम के बारे में जब पूछते हैं तो विकास उसको समझाते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी प्रकार से उस डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लो। उसके बाद से वो फोटो अपने साली को दिखाकर रिश्ता को तोड़वा दूंगा। ये सारा काम करने के लिए विकास नेहा को 5-10 हज़ार रुपये का लालच तो दे देता है, लेकिन जब इतने पैसे जब उसको देता है तो नेहा को भी ये काम बहुत आसान लगने लगता है और फिर उस डॉक्टर से जाकर के मुलाकात ही नहीं करती बल्कि सच में उस डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसा भी लेती है। एक दिन नेहा जब उस डॉक्टर से जाकर के मुलाकात करती है, उसको भी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देती है और उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ें मिला देती है, जिसको पीने के बाद वो डॉक्टर नशे में चूर हो जाता है। उसके बाद से नेहा अपने साथ साथ उस डॉक्टर के भी कपड़े उतार देती है और उस पल के कुछ फोटो और वीडियोज अपने मोबाइल में कैप्चर करती है और उस वीडियोज को ला करके विकास को दे देती है। इधर विकास को जब इस तरह का वीडियो मिल जाता है और ले जाकर के अपने साली को दिखा देता है, विकास के साली जब उस वीडियो को देखती है उस डॉक्टर से अपना रिश्ता तोड़ लेती है। लेकिन विकास यहीं पर नहीं ठहरता है बल्कि विकास अब उस वीडियो को लेकर के उस डॉक्टर को दिखाता है और उसको डरा धमका कर उससे 2 लाख रुपये ऐंठ लेता है। लेकिन जब 2 लाख रुपया जब उसको मिल जाता है, विकास के दिमाग में एक और ही आइडिया क्रिएट हो जाता है। दरअसल विकास अब
अपने इस पूरे प्लान के बारे में अपने सारे दोस्तों को बताता है और कहता है कि नेहा ने जितने बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दिया है, अगर इसी प्रकार से नेहा अगर काम करती है तो हम कम ही समय में डॉक्टर लोगों से अच्छा खासा पैसा वसूल कर सकते हैं। विकास जब अपने पूरे प्लान के बारे में अपने तमाम सारे दोस्तों से बताता है, सब के सब इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं विकास के साथ। इसके बाद से नेहा खुद जाकर के डॉक्टरों से मुलाकात करती है, उनके साथ में आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियोज़ अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती है और फिर उन्हीं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को दिखा करके उस डॉक्टर से काफ़ी मोटी रकम ऐंठ लेती है। लेकिन नेहा जब डॉक्टरों से मुलाकात करने के लिए जाती है, इधर विकास नेहा का नाम बदल करके मनीषा पाल रख देता है और मनीषा पाल के ही नाम से एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवा देता है। दरअसल कुछ ही महीने के भीतर दो डॉक्टर से ये सब के सब मिल करके 15 लाख रुपए का वसूली भी कर लेते हैं और इनका तीसरा टारगेट डॉक्टर रिपू होता है। लेकिन डॉक्टर रिपू के पास जब अपने प्लान के तहत मनीषा जाकर के मुलाकात करती है, डॉक्टर रिपू इनके जाल में फंस तो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही शांत दिमाग से काम लेता है और इनको पैसा देने के बजाय जाकर के एसपी आशीष कुमार से मुलाकात करते हैं। और सच में दोस्तों, मनीषा जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस मनीषा के कहने पे विकास को भी गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पे जाती है, तो पता चलता है कि विकास अपना घर छोड़ करके भाग चुका है। लेकिन उसके घर से पुलिस को विकास का लैपटॉप बरामद हो जाता है। पुलिस जब लैपटॉप को चेक करती है तो पता चलता है कि उसके भीतर और भी 20 डॉक्टरों का पूरा लिस्ट तैयार करके रखे हुआ था। शायद वो 20 डॉक्टर इनका अगला टारगेट होने वाले थे। फिलहाल पुलिस वालों ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है और पुलिस विकास की तलाशी अभी भी जारी रखी हुई थी। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपको दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे आप सुरक्षित रहे और बाकी अपने घर वालों का ख्याल रखें। बाकी किन्हीं को इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किन्हीं को भावनाओं को आहत करना नहीं था। बाकी सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब